नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आप सभी का भयानक स्वागत है। कहानियों का सिलसिला शुरू करने से पहले पेश हैं हमारे कुछ सबसे चुनिंदा और रोमांचक कमेंट्स जिन्होंने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए मिलते हैं उन दर्शकों से जिनके नाम इस प्रकार हैं। संतोष राठौर छत्रपति संभाजी नगर से, सेहाजपाल ऋषि लुधियाना से, दीपक परमार गुजरात से, सवाई कुमार महेश्वरी गुजरात से, नरसिंह जिलेवाड़ महाराष्ट्र से, अमित कुमार उत्तर प्रदेश से, अशोक कश्यप छत्तीसगढ़ से, विकास मुंबई से, निशांत लाहौरिया, रजिया खान, साहिल अलवी, अरशद, सत्यम साकेत, दशरथ मशालकर, सुराथ नायक, गुरजिंदरजीत सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खतरनाक कहानी। मेरा नाम शेखर है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का वो काला अध्याय है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी सांसें, मेरा वजूद और सबसे बड़ी बात, मेरी आजादी। आज जब मैं ये सब याद करता हूं तो लगता है जैसे किसी और की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं, पर नहीं, ये मेरी ही कहानी है। और शायद इसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि कैसे एक पल की गलती, एक क्षण की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुंबई, इस शहर का नाम सुनते ही सपनों की एक अलग ही दुनिया आंखों के सामने तैर जाती है ना? मेरे लिए भी यही शहर मेरी दुनिया था। सुबह की वो भागदौड़, लोकल ट्रेनों की धक्का मुक्की, ऑफिस का प्रेशर, शाम को ट्रैफिक में फंसना, सब कुछ एक आदत बन चुका था। पर मुझे शिकायत नहीं थी, क्यों होती भी। मेरे पास सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है। एक अच्छी नौकरी थी मेरे पास, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का पद, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाती थी। अंधेरी में एक आलीशान 2 BHK फ्लैट था जिसकी बालकनी से समुद्र की झलक दिखती थी। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ थी मेरी प्यारी पत्नी रीमा। रीमा, कैसे भूल सकता हूं मैं उसे, उसकी वो मासूम मुस्कान जो मेरी हर थकान दूर कर देती थी। शाम को घर लौटता था तो दरवाजे पर वही खड़ी मिलती थी, चाय का कप हाथ में लिए। हम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे, पर आज भी उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। मुझे लगता था कि जिंदगी बस यूं ही चलती रहेगी, रोज ऑफिस, रोज घर, वीकेंड पर कभी मॉल, कभी सिनेमा, कभी किसी रेस्टोरेंट में डिनर, एक सुकून भरी खुशहाल जिंदगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मार्च का महीना था, गर्मी अभी शुरू ही हुई थी, पर मुंबई की उमस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ता जा रहा था, नई प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर थी और मैं दिन रात एक कर रहा था। रीमा अक्सर कहती थी, शेखर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जरा ब्रेक लो, कहीं घूम आओ। पर मैं हर बार टाल देता था। काम, बस काम, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद ही यही रह गया था। एक शाम की बात है, प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो गया था और बॉस बहुत खुश थे। शाम को कैंटीन में चाय पीते हुए मेरे दोस्त इकट्ठे हुए। राजीव, नवीन, दीपक और संजय, ये चारों मेरे ऑफिस के साथी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी थे। राजीव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यार शेखर, अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, इस बार किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां सुकून हो, शांति हो, शहर की भागदौड़ से दूर। नवीन ने तुरंत हामी भरी, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है, मुंबई में तो जान अटकी रहती है, कहीं पहाड़ों पर चलते हैं, जंगल में, जहां सिर्फ हरियाली हो और ठंडी हवा। संजय ने मोबाइल निकालते हुए कहा, अरे मैंने तो एक जगह के बारे में सुना है, महाराष्ट्र में ही है, पर बिल्कुल अनजानी सी, गोवा या लोनावाला जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं। मैं चुपचाप सुन रहा था। सच कहूं तो मुझे भी इस आइडिया में मजा आया। पिछले 3 महीनों से मैंने खुद को इतना थका दिया था कि अब शरीर की हर कोशिका आराम की गुहार लगा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं भी तैयार हूं, थोड़ा मन बदल लूंगा, वैसे भी रीमा को मायके जाना है अगले हफ्ते, तो परफेक्ट टाइमिंग है। दीपक ने खुशी से मेज पर हाथ मारा, बस तय रहा, अगले वीकेंड निकलते हैं। उस रात घर जाकर मैंने रीमा को बताया। वो थोड़ी चिंतित लगी,
पर फिर बोली, अच्छा है, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा, पर ध्यान रखना अपना और रोज फोन करना। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे बस 3-4 दिन की तो बात है, वापस आकर तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए मेरे माथे को चूमा। उस पल मुझे नहीं पता था कि यह शायद हमारे बीच का आखिरी सुकून भरा पल होगा। अगले कुछ दिन प्लानिंग में निकल गए। संजय ने गूगल पर रिसर्च की और एक जगह का नाम निकाला, देवकुंड गांव। नाम सुनकर ही एक अलग ही अनुभूति हुई। देवकुंड, जैसे देवताओं का कुंड हो। गूगल पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना पता चला कि यह महाराष्ट्र के एक सुदूर इलाके में पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है और टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। परफेक्ट, राजीव बोला, भीड़ नहीं होगी तो और भी बढ़िया। हमने एक मिनी बस बुक कर ली, ड्राइवर भी साथ था। सामान पैक करने लगे, कैमरे, स्लीपिंग बैग, खाने का सामान और जरूरी दवाइयां। जाने से एक रात पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में मैं किसी घने जंगल में था। चारों ओर धुंध थी, इतनी घनी कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चल रहा था, पर पता नहीं किधर जा रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, शेखर, शेखर। यह आवाज किसी औरत की थी, मधुर पर कहीं से डरावनी भी। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, शेखर, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं उस आवाज की ओर दौड़ने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था, और तभी धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, लाल साड़ी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक नींद खुल गई। मैं हाँफ रहा था, माथे पर पसीना था। बगल में रीमा सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने खुद को समझाया, बस एक सपना था, इतना सोचने की जरूरत नहीं। पर उस सपने ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, पर नींद आई नहीं। बस वही चेहरा, वही आवाज दिमाग में घूमती रही। सुबह उठा तो थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रीमा ने नाश्ता बनाया था। मैंने सामान चेक किया, सब कुछ तैयार था। 10 बजे तक सब दोस्त मेरे फ्लैट पर इकट्ठे हो गए। बस नीचे खड़ी थी। ड्राइवर भी तैयार था। रीमा ने मुझे गले लगाया, ध्यान रखना और हां, रोज कॉल करना। मैंने उसे आश्वासन दिया, बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। हम सब बस में बैठ गए। इंजन की आवाज हुई और हम निकल पड़े। मुंबई की सड़कों से गुजरते हुए हाईवे पर दोस्त गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे, पर मेरा मन कहीं और था। उस सपने की याद अभी भी ताजा थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर पीछे छूट रहा था और हम उस अनजानी दुनिया की ओर बढ़ रहे थे जो शायद मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। सफर लंबा था, पर मैं बताऊं आपको, रास्ता इतना खूबसूरत था कि पल पल का नजारा आंखों में बस जाता था। मुंबई की भागदौड़ से निकलकर जैसे हम किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहे थे। पहले तो हाईवे था, चौड़ी सड़क, दोनों तरफ पेड़ और बीच बीच में ढाबे। हमने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। गर्मा गर्म पराठे, दही और मीठी चाय। नवीन तो इतना खा गया कि उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। राजीव ने मजाक में कहा, अरे यार, अभी तो पहाड़ चढ़ने हैं, इतना खा लिया तो वहीं गिर जाएगा। हम सब हंस पड़े। उस वक्त सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, बस दोस्तों के साथ एक मस्ती भरी ट्रिप जहां हम प्रकृति का आनंद लेंगे और शहर की भागदौड़ को भूल जाएंगे। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं वो सपना अभी भी घूम रहा था। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी, शेखर, शेखर। दोपहर होते होते हम पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गए। सड़क अब संकरी हो गई थी और मोड़ इतने तीखे कि हर मोड़ पर दिल धक से रह जाता था। नीचे खाई थी, गहरी और डरावनी। एक गलती और बस सीधे नीचे। दीपक ने ड्राइवर से कहा, भाई आराम से चलाना, जल्दी नहीं है हमें। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा,
साहब चिंता मत कीजिए, मैं इस रास्ते पर 20 साल से गाड़ी चला रहा हूं। हर पत्थर, हर मोड़ मुझे याद है। उसकी बात से थोड़ा तसल्ली हुई, पर खिड़की से बाहर देखकर डर भी लग रहा था। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि चोटी दिखाई नहीं देती थी। बादल पहाड़ों से लिपटे हुए थे, जैसे कोई सफेद चादर ओढ़ी हो। शाम होने लगी थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैल गए थे। हरियाली के बीच ये रंग, मैं बस देखता रह गया। संजय ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। यार ये नजारा तो वाकई लाजवाब है, नवीन बोला। अभी तो रास्ते में है, गांव में पहुंचकर देखना और भी खूबसूरत होगा। रात होते होते हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। ड्राइवर ने कहा, साहब यहां से आगे रात में जाना खतरनाक है, सुबह निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। हम सब ने उसकी बात मान ली। कस्बे में एक छोटा सा लॉज मिला, साफ सुथरा पर बहुत बेसिक। मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां तो बहुत थीं, पर आंखें अभी भी चमकदार थीं। जब हमने उसे बताया कि हम देवकुंड जा रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से पूछा, देवकुंड, वहां क्यों जा रहे हो बेटा? राजीव ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे घूमने जा रहे हैं, सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। खूबसूरती तो है, पर वो जगह अच्छी नहीं है। अगर हो सके तो मत जाओ। क्यों? मैंने पूछा। मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। कहते हैं कि वो गांव श्रापित है, जो भी वहां जाता है सब वापस नहीं आते। नवीन ने हंसते हुए कहा, अरे काका, ये सब अंधविश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं होती। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तुम लोग शहर के हो, नहीं मानोगे, पर याद रखना, अगर वहां जा रहे हो तो सावधान रहना। रात में अकेले मत घूमना और किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। उसकी बातों ने हम सबके मन में एक अजीब सा डर भर दिया, पर हम सबने सोचा कि ये बस गांव वालों की पुरानी कहानियां हैं जो डराने के लिए सुनाई जाती हैं। रात को खाना खाने के बाद हम अपने कमरों में चले गए। मैं और राजीव एक कमरे में थे। लेटते ही राजीव तो सो गया, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था, बस दूर कुछ टिमटिमाती बत्तियां दिख रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की की जाली से अंदर आ रही थी। तभी मुझे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने घूमकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, बस राजीव खर्राटे ले रहा था। मैंने खुद को समझाया, शेखर तुम बहुत सोच रहे हो, बस लेट जाओ और सो जाओ। पर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, शेखर आ रहे हो ना तुम? मैं उठकर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था, बस खामोशी और अंधेरा। कौन है? मैंने धीरे से पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने लाइट जलाई। कमरे में सब कुछ सामान्य था। शायद मैं सच में बहुत थक गया था और मेरा दिमाग अजीब चीजें सोच रहा था। मैं फिर से लेट गया, पर इस बार आंखें बंद नहीं की। बस छत को देखता रहा और सोचता रहा कि कल क्या होने वाला है। सुबह जल्दी उठ गए हम सब। ताजी हवा, पहाड़ों से आती ठंडक और चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ इतना सुकून भरा था। काका ने हमारे लिए चाय बनाई थी, गरम चाय के साथ बिस्किट। बस इतना ही नाश्ता था, पर स्वाद लाजवाब था। हम बस में बैठे और फिर से निकल पड़े। इस बार रास्ता और भी संकरा और खतरनाक था। कई जगह तो लगा कि बस अटक जाएगी, पर ड्राइवर ने बड़ी कुशलता से गाड़ी चलाई। दोपहर तक हम देवकुंड के पास पहुंच गए। रास्ते में हमें कुछ लोग दिखे, सब अजीब से। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं थे, न मुस्कान न गुस्सा, बस एक खालीपन। दीपक ने कहा, यार ये लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? संजय बोला, शायद यहां की जिंदगी मुश्किल होगी। पहाड़ों में रहना आसान तो नहीं होता। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उन लोगों की आंखों में एक डर था, एक असहायता थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत के गुलाम हो। आखिरकार हम देवकुंड पहुंच गए। गांव छोटा था, बस कुछ घर, एक छोटा सा बाजार और बीच में एक पुराना मंदिर।
मंदिर की दीवारों पर काई जम चुकी थी, घंटी जंग खा चुकी थी, पर फिर भी वहां एक अजीब सी ऊर्जा थी। हमने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां रुकने के लिए कोई जगह है? उसने हमें घूरते हुए देखा, फिर बोला, वो सामने सराय है, वहां जा सकते हो। धन्यवाद, हमने कहा और सराय की ओर बढ़ गए। सराय पुरानी थी, बहुत पुरानी। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, और सबसे अजीब बात, सराय के सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, शांति निकेतन सराय। शांति, इस नाम में कितनी विडंबना थी, क्योंकि यहां शांति नहीं बल्कि एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आपकी रूह तक को सुन्न कर दे। हमने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने आया एक बुजुर्ग, जिसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने हमें देखा, फिर एक अजीब सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो दिल में डर भर दे। आइए आइए, उसने कहा, बहुत दिनों बाद मेहमान आए हैं। हम अंदर गए। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। राजीव ने पूछा, कमरे मिलेंगे? हां हां मिलेंगे, बुजुर्ग बोला, पर एक बात याद रखिएगा। क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, रात में जरा सावधान रहिएगा साहब लोग, ये गांव अजीब है, बहुत अजीब। नवीन ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा डराओ मत। बस उसने फिर से वही अजीब मुस्कान दी और हमें कमरे दिखाने लगा। कमरे छोटे थे पर साफ सुथरे। हमने सामान रखा और थोड़ा आराम किया। शाम होते होते मैं बाहर निकला। गांव में टहलने का मन हुआ। दोस्त अभी सो रहे थे, इसलिए मैं अकेला ही निकल पड़ा। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत नहीं दिख रही थी, बस कुछ बुजुर्ग बैठे थे जो खालीपन से आसमान को देख रहे थे। मैं मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धूप और घी की गंध आ रही थी। मैं अंदर गया। मंदिर छोटा था पर बहुत पुराना। देवी की मूर्ति थी, काली रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी आंखें जो जैसे आपको देख रही हों। मैंने माथा टेका और बाहर आने लगा। तभी मुझे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं रुक गया, ध्यान से सुना। कोई मेरा नाम ले रहा था, शेखर शेखर। मेरा दिल धक से रह गया। वही आवाज जो मैं सपने में सुन रहा था। मैंने घूमकर देखा, मंदिर में कोई नहीं था। कौन है? मैंने पूछा, पर जवाब में बस खामोशी मिली। मैं जल्दी से मंदिर से बाहर निकल आया। दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ गया था। मैं सराय की ओर लौटने लगा, पर रास्ते में मुझे एक खुशबू महसूस हुई, बहुत ही मादक खुशबू, जैसे गुलाब और चमेली मिलकर खिले हों। मैं उस खुशबू की ओर खिंचा चला गया। पता नहीं क्यों, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर मैंने उसे देखा, दूर एक पेड़ के नीचे। वो खड़ी थी, लंबे काले बाल, गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी। वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं जैसे जड़ हो गया। मेरे पैर जमीन पर जम गए। मैं बस उसे देखता रह गया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे बुला रही हो, और तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं चौंक गया। घूमकर देखा, नवीन खड़ा था। यार, तू यहां क्या कर रहा है? उसने पूछा। सब तुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने फिर से मुड़कर देखा। वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो यहां एक लड़की थी, मैंने हकलाते हुए कहा। नवीन ने इधर उधर देखा। कौन लड़की? यहां तो कोई नहीं है। मैं सन्न रह गया। वो सच में गायब हो गई थी, जैसे वो थी ही नहीं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें छत की ओर थीं, पर दिमाग कहीं और था। उस लड़की का चेहरा, वो मुस्कान, वो आंखें, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कोई जादू कर दिया हो। नवीन बगल में खर्राटे ले रहा था। उसे क्या पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की। शेखर,
वो कोई भी हो सकती है, शायद गांव की कोई लड़की। तुम बेवजह सोच रहे हो, पर मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। रात के करीब 3 बजे होंगे जब मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, शेखर। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि सब सुन लेंगे। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैं बिस्तर से उतरा और खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। नीचे आंगन में कोई खड़ा था। चांदनी की रोशनी में मैंने देखा वही लड़की थी, काली साड़ी में, लंबे बाल खुले हुए, और वो मुझे देख रही थी। मेरी सांसें थम गईं। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे बुलाया। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगी, अंधेरे में गुम होने लगी। मैं नहीं जानता क्या हुआ मुझे, शायद पागलपन था या फिर कोई जादू, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियां चरमराईं, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। आंगन में पहुंचा तो वो नहीं थी, पर मुझे उसकी खुशबू महसूस हो रही थी, वही मादक खुशबू। मैं उस खुशबू का पीछा करते हुए सराय के बाहर निकल गया। गांव में सन्नाटा था, घरों की खिड़कियां बंद थीं, कोई आवाज नहीं थी, बस चांदनी की रोशनी में सब कुछ नीला नीला लग रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। पता नहीं मैं कहां जा रहा था, पर मेरे कदम अपने आप चल रहे थे। फिर मैंने उसे देखा। वो एक पुराने मकान के सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें, वो आंखें जैसे मेरी आत्मा में झांक रही थीं। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम माया है। माया, ये नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माया यानी भ्रम, यानी जो असली नहीं है। तुम रात को यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। वो मेरे पास आई, इतने पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी शेखर, उसने कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं हैरान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत कुछ जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम मुंबई से आए हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, मैंने कहा, पर मेरी आवाज में विश्वास नहीं था। झूठ मत बोलो, उसने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें सपने में बुलाया था और तुम आ गए। मेरा दिल बैठ गया। तो वो सपना, वो सच था? तुम क्या हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने हंसते हुए कहा, मैं बस एक लड़की हूं शेखर, एक अकेली लड़की जो बहुत दिनों से किसी का इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, पर उनमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी। चलो मेरे साथ, उसने कहा। कहां? मैंने पूछा। जहां कोई नहीं आता, जहां सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे जाना नहीं चाहिए था, मुझे वापस सराय लौट जाना चाहिए था, पर मैं नहीं रुक पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि मैं बस उसके पीछे चलता गया। हम गांव से बाहर निकल गए। एक पगडंडी थी जो जंगल की ओर जा रही थी। पेड़ों की घनी छाया में चांदनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। यहां बहुत अंधेरा है, मैंने कहा। डरो मत, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था, टूटा फूटा, जीर्ण शीर्ण। दीवारों पर काई जम चुकी थी और मूर्तियां टूट चुकी थीं। यह क्या जगह है? मैंने पूछा। यह मेरा घर है, उसने कहा। यहां मैं अकेली रहती हूं। अकेली? तुम्हारे मां बाप कहां हैं? उसकी आंखों में एक उदासी आई। वो बहुत पहले चले गए। अब बस मैं अकेली हूं। मुझे उस पर तरस आया। इतनी खूबसूरत लड़की अकेली इस डरावनी जगह पर। वो मंदिर के अंदर चली गई और मुझे भी बुलाया।
मैं उसके पीछे गया। अंदर धूप की गंध थी और कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। वातावरण अजीब था, डरावना, पर कहीं से आकर्षक भी। तुम यहां क्यों रहती हो? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। क्योंकि मुझे कोई और जगह नहीं मिली। लोग मुझसे डरते हैं। क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि मैं अलग हूं शेखर। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। तो तुम क्या हो? वो मेरे और पास आई, इतनी पास कि मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकता था। यह तुम खुद जान जाओगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पर अभी नहीं, अभी बस मेरे साथ रहो। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मंदिर के एक कोने में ले गई। वहां कुछ पुराने बर्तन रखे थे और एक छोटी सी मूर्ति थी, काली मां की। उसने मूर्ति के सामने दीप जलाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं खड़ा देखता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, शेखर, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं चौंक गया। इतना सीधा सवाल? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैंने कहा। तो जान लो, उसने कहा। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर पहले बताओ, क्या तुम मुझसे मिलने फिर आओगे? मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे साफ मना कर देना चाहिए था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी याचना थी, एक ऐसी अकेलापन था कि मैं नहीं कह पाया। हां, मैंने कहा, मैं आऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। तो कल आना, उसने कहा। सूरज ढलने के बाद यहीं इसी जगह पर। मैंने सिर हिलाया। वो मुझे वापस गांव तक छोड़ने आई। रास्ते भर हम चुप रहे, पर बीच बीच में वो मेरा हाथ दबाती थी, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि मैं सच में हूं। सराय के पास पहुंचकर उसने कहा, अब जाओ, और याद रखना, किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि लोग नहीं समझेंगे, उसने कहा। वो मुझे चुड़ैल समझते हैं। चुड़ैल? मैं हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, हां, पर तुम तो नहीं सोचते ऐसा, है ना? मैंने जल्दी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, उसने कहा। अब जाओ, कल मिलते हैं। और वो अंधेरे में गुम हो गई। मैं सराय में घुसा। सब कुछ शांत था। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। नवीन अभी भी सो रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि मैं बाहर गया था। मैं छत को देखता रहा। माया का चेहरा आंखों के सामने था। उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी। रीमा मेरा इंतजार कर रही थी। फिर भी मैं एक अनजान लड़की के पीछे क्यों जा रहा था? पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया हो। सुबह हुई तो दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज हम गांव के पास की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करेंगे। मैंने बहाना बना दिया, यार मुझे सिरदर्द है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं आराम करूंगा। राजीव बोला, अरे तबीयत तो ठीक है ना? हां हां, मैंने कहा, बस थोड़ा आराम चाहिए। सबने मान लिया और निकल गए। मैं अकेला रह गया। पूरा दिन बेचैनी में बीता। बार बार घड़ी देखता रहा। शाम कब होगी, सूरज कब ढलेगा। आखिरकार शाम हुई। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैल गए। मैंने तैयारी की और सराय से बाहर निकल गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे डर भी लग रहा था और उत्साह भी। मैं उसी पगडंडी पर चल पड़ा जो जंगल की ओर जाती थी। रास्ता वही था, पर इस बार दिन का उजाला था, इसलिए डर कम था। थोड़ी देर में मैं उस पुराने मंदिर पर पहुंच गया। वहां वो खड़ी थी, मेरा इंतजार करते हुए। आज उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल गुंथे हुए थे और माथे पर एक लाल बिंदी थी। वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हां, मैंने कहा, मैंने वादा जो किया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूं, एक बहुत खूबसूरत जगह। मैंने पूछा, इतनी रात को? हां, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसी वक्त सबसे खूबसूरत लगती है वो जगह।
मैं उसके साथ चल पड़ा। पता नहीं क्यों, पर मैं मना नहीं कर पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि मैं बस उसके पीछे चलता गया। हम गांव से बाहर निकल गए। एक पगडंडी थी जो ऊपर पहाड़ी की ओर जा रही थी। चांदनी की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। बस थोड़ा और, माया ने कहा। कुछ देर चलने के बाद हम एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां से पूरा गांव दिख रहा था। नीचे घरों की मध्यम रोशनी, दूर पहाड़ों की काली परछाई और ऊपर तारों से भरा आसमान। कितना खूबसूरत है ना, माया ने कहा। हां, मैंने कहा, बहुत खूबसूरत। हम कुछ देर वहां खड़े रहे। फिर वो मुझे वापस गांव तक ले आई। सराय के पास पहुंचकर उसने कहा, अब जाओ और कल शाम याद रखना। मैं अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब दोस्त ट्रैकिंग से वापस आए तो सबके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में खुशी भी थी। राजीव बोला, यार शेखर, तू चूक गया। वहां से जो नजारा दिखा वो कमाल था। पूरी वादी ऊपर से दिख रही थी। संजय ने अपना कैमरा दिखाते हुए कहा, देख, इतनी सारी तस्वीरें खींची हैं। तू अच्छा हो गया है ना अब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, बस थोड़ा आराम चाहिए था। पर सच तो यह था कि मेरा मन कहीं और था। माया, बस उसी का चेहरा आंखों के सामने था। उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। मैं जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही मैं उसकी ओर खिंचा जाता था। दोपहर को हम सब सराय की छत पर बैठे थे। नवीन ने कहा, यार आज शाम को गांव में कोई मेला है, बूढ़े ने बताया। चलते हैं? दीपक बोला। मेला? यहां इस छोटे से गांव में मेला? हां, नवीन ने कहा। कहते हैं कि साल में एक बार यहां बड़ा मेला लगता है। लोक नाच होता है, झूले लगते हैं, बहुत रौनक होती है। मुझे अजीब लगा, इतने सुनसान और डरावने गांव में मेला। पर फिर सोचा, शायद यही मौका है कि मैं माया को दिन के उजाले में देख सकूं, लोगों के बीच। शाम होते होते हम सब तैयार हो गए। गांव के बीच वाले मैदान में मेला लगा हुआ था। देखकर हैरानी हुई, इतना बड़ा मेला। रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थीं, झूले थे, खेल के स्टॉल थे, चूड़ियों की दुकानें थीं, ढोलक की थाप गूंज रही थी और लोग नाच रहे थे। वाह, राजीव बोला, यह तो कमाल है। इतने सन्नाटे वाला गांव इतना रौनकदार कैसे हो गया? सच में अजीब था। दिन भर तो यहां एक चिड़िया की चहचहाहट भी नहीं सुनाई देती थी, और अब यह सब। हम मेले में घूमने लगे। हर जगह भीड़ थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें चूड़ियां खरीद रही थीं, आदमी ढोलक बजा रहे थे। पर मुझे एक बात अजीब लगी। सब लोगों के चेहरों पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में नहीं, जैसे वो सब कोई नाटक कर रहे हों, जैसे किसी ने उन्हें खुश रहने का हुक्म दिया हो। मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा, पर मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थीं, माया को। और फिर मैंने उसे देखा। वो एक चूड़ियों की दुकान पर खड़ी थी। आज उसने हरी साड़ी पहनी हुई थी, बालों में फूल लगाए हुए थे। चांदनी की रोशनी में जितनी खूबसूरत लगती थी, मेले की रंगीन रोशनी में उससे भी ज्यादा लग रही थी। मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। दोस्तों ने नहीं देखा, वो एक खेल के स्टॉल पर रुक गए थे। मैं धीरे धीरे माया के पास पहुंचा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। वो चूड़ियां देख रही थी। माया, मैंने धीरे से पुकारा। वो घूमी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसने मेरा दिल पिघला दिया। शेखर, उसने कहा, तुम यहां? हां, मैंने कहा, दोस्तों के साथ आया हूं। तुम? मैं तो हर साल आती हूं, उसने कहा। यह मेला मुझे बहुत पसंद है। हम दोनों वहीं खड़े बातें करने लगे। दुकानदार ने माया को चूड़ियां दिखाई। ये वाली कैसी है? उसने मुझसे पूछा, एक लाल और सुनहरी चूड़ी दिखाते हुए। बहुत खूबसूरत, मैंने कहा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो शर्माई। उसके गालों पर लाली आ गई। उसने वो चूड़ियां खरीद लीं। फिर हम दोनों मेले में घूमने लगे। तुम्हारे दोस्त कहां हैं? उसने पूछा। वो खेल रहे हैं, मैंने कहा। मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो गया। अच्छा किया, उसने कहा। मुझे अकेला तो नहीं घूमना पड़ेगा। हम झूलों के पास गए।
बच्चे झूल रहे थे, खूब हंस रहे थे। माया बोली, मुझे भी झूलना है। चलो, मैंने कहा। हम एक झूले पर बैठ गए। झूला धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगा। माया की हंसी सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। रीमा, मुंबई, मेरी जिंदगी, सब कुछ। बस वो पल था और हम दोनों थे। झूले से उतरने के बाद माया बोली, चलो वो देखो, वहां लोक नाच हो रहा है। हम भीड़ के बीच खड़े होकर नाच देखने लगे। ढोलक की थाप, घूंघर की झनकार और नर्तकियों की थिरकन, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर रहा था। माया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंका, पर मैंने उसका हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से लिपटी हुई थीं। भीड़ में कोई हमें देख नहीं रहा था, सब अपनी ही मस्ती में थे। नाच खत्म हुआ तो माया बोली, चलो अब यहां से चलते हैं। कहां? मैंने पूछा। एक जगह है, उसने कहा, बहुत खूबसूरत, तुम्हें दिखाना चाहती हूं। मुझे जाना नहीं चाहिए था, दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर मैं फिर से नहीं रुक पाया। हम मेले से बाहर निकल गए। माया मुझे एक अलग रास्ते पर ले गई। यह रास्ता पहले से अलग था, संकरा पर साफ सुथरा। यह कहां जा रहा है? मैंने पूछा। धैर्य रखो, उसने कहा, बस थोड़ी देर और। हम चलते रहे। रास्ता अब जंगल में जा रहा था। पेड़ों के बीच से चांदनी की रोशनी छन छन कर आ रही थी। कहीं से पानी की आवाज आ रही थी। और फिर हम एक अद्भुत जगह पर पहुंचे। एक झरना था। पानी ऊपर से गिर रहा था और नीचे एक छोटा सा तालाब बन गया था। चारों ओर हरियाली थी, फूल खिले हुए थे। चांदनी की रोशनी में पूरा दृश्य स्वर्ग जैसा लग रहा था। मैं अवाक रह गया। यह तो बहुत खूबसूरत है। माया मुस्कुराई। मैंने कहा था ना कि तुम्हें पसंद आएगा। वो तालाब के किनारे बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठ गया। यह जगह मुझे बहुत पसंद है, उसने कहा। जब भी मन उदास होता है तो मैं यहां आ जाती हूं। तुम उदास क्यों हो जाती हो? मैंने पूछा। उसने पानी की ओर देखा। क्योंकि मैं अकेली हूं शेखर, हमेशा से अकेली। तुम्हारे दोस्त नहीं है? नहीं, उसने कहा। सब मुझसे दूर रहते हैं, कहते हैं कि मैं अलग हूं, कहते हैं कि मैं। वो रुक गई। क्या कहते हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि मैं श्रापित हूं, उसने धीरे से कहा। कहते हैं कि जो भी मेरे करीब आता है उसका अंजाम बुरा होता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। यह सब बकवास है माया, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, बल्कि तुम तो बहुत अच्छी हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सच में ऐसा सोचते हो? हां, मैंने कहा। बिल्कुल। उसने अचानक मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैं जम गया। यह सब इतना तेज हो रहा था। शेखर, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे कुछ कहना चाहिए था, उसे दूर करना चाहिए था, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। माया, मैंने कहा। उसने अपना चेहरा उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। और फिर हमारे होंठ मिल गए। वो पल मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसके होंठ ठंडे थे पर मुलायम भी। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल रही थीं। जब हम अलग हुए तो मैं हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यह गलत है, मैंने कहा। मेरी शादी हो चुकी है। माया ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। शादी सिर्फ एक रस्म है शेखर, दिल की बात अलग होती है। पर कोई परवर नहीं, उसने कहा। आज बस हम दोनों हैं, बाकी सब दुनिया दूर है। और फिर उसने मुझे फिर से अपनी ओर खींचा। मैं खुद को रोक नहीं पाया, जैसे किसी जादू में फंस गया था। हम दोनों वहीं झरने के किनारे, पूरी रात। सुबह की पहली किरण जब आसमान में फैली तो मैं उठा। माया मेरे बगल में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे अफसोस हुआ, गुनाह का एहसास हुआ। मैंने रीमा को धोखा दिया था, पर साथ ही मैं माया से भी दूर नहीं हो सकता था।
मैं उठा और उसे जगाया। माया, सुबह हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। उसने आंखें खोली। अभी मत जाओ, उसने कहा। मुझे जाना होगा, मैंने कहा। दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। तुम फिर आओगे ना? मैंने सिर हिलाया। हां, आऊंगा। वादा? वादा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो ठीक है, जाओ, पर याद रखना, अब तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी आखिरी बात ने मुझे सिहरा दिया। सिर्फ मेरे हो। यह कोई प्यार भरी बात नहीं थी। यह एक दावा था, एक हुक्म था, पर उस वक्त मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं बस वापस सराय की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं सराय पहुंचा तो सब दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। यार, तू कहां था? राजीव ने गुस्से से पूछा। पूरी रात से ढूंढ रहे हैं तुझे। मैं भटक गया था, मैंने झूठ बोला। फिर सो गया एक जगह। नवीन ने संदेह से देखा। भटक गया? इतनी छोटी जगह में? हां, मैंने कहा। माफी चाहता हूं, तुम लोग परेशान हो गए होंगे। दीपक बोला, बस अब ऐसा मत करना, हम सच में डर गए थे। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। थकान से चूर था, पर साथ ही मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैंने क्या किया था? मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, और वो भी किसके साथ? एक अनजान लड़की के साथ, जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। पर फिर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, सब कुछ मेरे साथ था। मैं सो गया, पर नींद में भी माया ही दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, मुझे बुला रही थी। उसके बाद के दिन मैं कैसे बयान करूं उन्हें? वो दिन जब मैं धीरे धीरे अपने आप से दूर होता चला गया, जब मैं शेखर से कुछ और बन गया, एक ऐसा इंसान जो खुद को नहीं पहचान पाता था। अगले दिन दोपहर तक मैं सोता रहा। जब उठा तो शरीर टूटा हुआ था, पर मन कहीं और भटक रहा था, माया के पास। नवीन ने आकर कहा, यार, आज हम उस पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है। चलेगा? मैंने बहाना बना दिया। नहीं यार, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ। राजीव ने चिंता से पूछा, यार तू ठीक तो है ना? मुंबई वापस चलकर डॉक्टर को दिखा लेना। हां, मैंने कहा, बस थोड़ा आराम चाहिए। वो सब चले गए और मैं फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा, झरने की ओर। दिन का उजाला था, धूप खिली हुई थी, पर जैसे जैसे मैं जंगल में घुसता गया, अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप भी अंदर नहीं आ पाती थी, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। बस एक ही चाह थी, माया को देखने की, उसके पास होने की। झरने पर पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। मैं निराश हो गया, शायद वो नहीं आएगी। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। पानी की आवाज मन को शांत कर रही थी, पर दिल बेचैन था। कितनी देर इंतजार किया होगा? 10 मिनट, 20 मिनट, पता नहीं। पर फिर मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा, वो पेड़ों के बीच से आ रही थी। आज उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे। वो किसी परी की तरह लग रही थी। तुम आ गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हां, मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मेरे पास आई और बैठ गई। मुझे पता था कि तुम आओगे। कैसे पता था? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते शेखर, जैसे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। उसकी बात में सच्चाई थी। मैं सच में उससे दूर नहीं रह सकता था, जैसे कोई अदृश्य डोर हमें बांधे हुए हो। हम दोनों वहीं बैठे बातें करते रहे। वो मुझे अपने बचपन के बारे में बताती रही, कैसे उसके मां बाप बचपन में ही गुजर गए, कैसे उसे अकेले इस गांव में रहना पड़ा, कैसे सब लोग उससे डरते हैं। मुझे उस पर तरस आ रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अकेली। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, मैंने कहा। किसी शहर में चली जाओ, वहां तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। उसने सिर हिलाया।
मैं यहां से नहीं जा सकती शेखर। मैं इस गांव से बंधी हुई हूं। क्यों? उसने कुछ नहीं कहा, बस पानी की ओर देखती रही। फिर उसने विषय बदल दिया। चलो नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा और साफ है। मैं थोड़ा हिचकिचाया पर फिर मान गया। हम दोनों पानी में उतर गए। पानी सच में बहुत ठंडा था, पर माया के साथ होने से गर्माहट महसूस हो रही थी। हम पानी में खेलने लगे। वो पानी मेरी ओर उछालती, मैं उसकी ओर। हम दोनों हंस रहे थे जैसे दो बच्चे हों। उस पल मुझे अपनी शादी याद नहीं रही, मुझे रीमा याद नहीं रही। बस वो पल था और हम दोनों थे। पानी से बाहर निकलकर हम धूप में बैठ गए। कपड़े गीले थे पर धूप में जल्दी सूख रहे थे। माया ने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। काश यह पल कभी खत्म ना हो। हां, मैंने कहा, काश। शेखर, उसने धीरे से कहा, तुम कब वापस जाओगे? परसों, मैंने कहा। हमारी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे जाना होगा माया, मैंने कहा। मेरी नौकरी है, मेरा घर है, मैं रुक गया। मेरी पत्नी है, यह मैं कह नहीं पाया। माया उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारी पत्नी है ना? उसने पूछा। तुमने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, उसने कहा। मैं जानती हूं कि तुम शादीशुदा हो। मैं जानती हूं कि तुम मुंबई में रहते हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारी पत्नी का नाम रीमा है। मेरा दिल डूब गया। यह सब तुम्हें कैसे पता? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत पहले से देखा है शेखर। तुम्हारे सपनों में आई हूं। तुमने सोचा कि वो सिर्फ सपने थे? नहीं, वो मैं थी। मुझे अजीब लगा, डर भी लगा। तुम क्या हो? उसने मेरे गाल को छुआ। मैं वही हूं जो तुम चाहते हो कि मैं हूं। तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी साथी, तुम्हारी। वो रुक गई। मेरी क्या? मैंने पूछा। तुम्हारी मौत, उसने धीरे से कहा। मैं सन्न रह गया। क्या? वो जोर से हंस पड़ी। मजाक कर रही थी, तुम्हारा चेहरा देखो। पर उसकी हंसी में कुछ था, कुछ ऐसा जो डरावना था। मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे जाना होगा। ठहरो, उसने कहा। गुस्सा मत हो, मैंने सच में मजाक किया था। पर मैं जा चुका था। मैं तेजी से वापस जाने लगा। शेखर, उसने पीछे से चिल्लाया, कल आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं रुका नहीं, बस चलता रहा। सराय पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मन में एक अजीब सा डर समा गया था। माया सामान्य नहीं थी। यह बात अब मुझे समझ आ रही थी। उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। शाम को दोस्त वापस आए। सब बहुत खुश थे। संजय बोला, यार वो मंदिर तो कमाल का था, बहुत पुराना, और वहां से पूरी वादी दिखती है। दीपक ने कहा, और वहां का पुजारी बहुत अच्छा आदमी था, उसने हमें चाय भी पिलाई। राजीव मेरी ओर देखकर बोला, तू चूक गया यार, वैसे अब तो ठीक है ना? हां, मैंने झूठ बोला, बिल्कुल ठीक। पर सच तो यह था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। रात को खाना खाते हुए नवीन ने कहा, यार परसों हमें वापस निकलना है, पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। मेरा दिल बैठ गया। वापस जाना, माया को छोड़कर जाना, यह मुझसे नहीं होगा। पर साथ ही एक आवाज मन में कह रही थी, शेखर भाग जा यहां से, जितना जल्दी हो सके भाग जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। रात को मैं बिस्तर पर लेटा था। नींद नहीं आ रही थी। बार बार माया का चेहरा याद आ रहा था। उसकी वो बात, तुम्हारी मौत। क्या उसका मतलब सच में मजाक था या कुछ और? और तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, शेखर कल आना, मुझे तुमसे बात करनी है। यह आवाज कहां से आ रही थी? कमरे में कोई नहीं था। नवीन सो रहा था। मैं उठा
और खिड़की के पास गया। बाहर देखा, अंधेरा था, पर दूर जंगल की ओर एक सफेद परछाई दिखी। माया, वो वहां खड़ी थी, मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मेरा खून जम गया। इतनी रात को, इतनी दूर से वो मुझे कैसे दिख सकती थी? मैंने आंखें मिचमिचाई और फिर से देखा, वो नहीं थी। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह जब उठा तो फैसला कर चुका था। मुझे एक आखिरी बार माया से मिलना था, उसे समझाना था कि मैं वापस जा रहा हूं और हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो एक गलती थी। दोपहर को दोस्त फिर से कहीं घूमने गए। मैं अकेला रह गया। मैं फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा, झरने की ओर। दिल में एक डर था, पर साथ ही एक उत्सुकता भी थी। माया मुझसे क्या कहना चाहती थी? झरने पर पहुंचा तो वो वहां इंतजार कर रही थी। आज उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर एक गंभीरता थी। तुम आ गए? उसने कहा। हां, मैंने कहा। तुमने बुलाया था? वो मेरे पास आई। मुझे तुमसे कुछ कहना है शेखर, कुछ बहुत जरूरी। क्या? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और तुम्हें मैंने क्यों बुलाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बताओ। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर बोली, मैं इंसान नहीं हूं शेखर, मैं एक आत्मा हूं। एक अधूरी, भटकती हुई आत्मा। और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले खिसक गई। क्या? मैं बमुश्किल बोल पाया। हां, उसने कहा। मैं 100 साल पहले मरी थी, पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं यहां भटक रही हूं और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। किस लिए? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे अपना शरीर देना होगा शेखर, सिर्फ एक रात के लिए, बस एक रात, और मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं पीछे हट गया। नहीं, यह पागलपन है, यह सच है, उसने कहा। और तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम मेरे बंधन में हो। तुमने मुझे छुआ है, मुझे चूमा है, अब तुम मेरे हो। मैं भागने लगा, पर मेरे पैर जम गए, जैसे किसी ने मुझे जमीन पर चिपका दिया हो। माया धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं, उसके दांत नुकीले दिख रहे थे। तुम भाग नहीं सकते शेखर, उसने कहा। अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। माया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वो जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि तैर रही थी हवा में। घबराओ मत शेखर, उसने कहा। उसकी आवाज अब भी वैसी ही मधुर थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? मैं बमुश्किल बोल पाया। मेरा गला सूख चुका था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो मेरे सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अब भी वैसा ही खूबसूरत था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मेरी आत्मा तक को सुन्न कर रही थी। मैं 100 साल से इस जगह पर कैद हूं, उसने कहा। 100 साल से मैं मुक्ति की तलाश में हूं, पर मुक्ति मिलती नहीं। क्यों? मैंने पूछा। उसने आसमान की ओर देखा। क्योंकि मेरी मौत अधूरी थी। मैं प्यार के लिए मरी थी, पर वो प्यार पूरा नहीं हुआ, और जब तक वो प्यार पूरा नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूं? उसने मेरी ओर देखा। तुम मुझसे प्यार कर सकते हो शेखर, सच्चा प्यार, वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला। पर मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मुझे परवाह नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ भी हिल गए। मैं सहम गया। माफ करो, उसने धीरे से कहा। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, पर तुम्हें समझना होगा शेखर, 100 साल से मैं अकेली हूं, 100 साल से मैं इंतजार कर रही हूं, और अब तुम आए हो।
तुम वो हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैं कैसे? मैंने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दिल में कमजोरी है, उसने कहा। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ खालीपन है, और मैंने उस खालीपन को भर दिया। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया। वो सही कह रही थी। मैं सच में खुश नहीं था। रीमा के साथ सब कुछ अच्छा था, पर कहीं ना कहीं एक बोरियत थी, और माया ने उस बोरियत को तोड़ दिया था। पर यह सब गलत है, मैंने कहा। यह सब एक धोखा है। धोखा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं शेखर, यह धोखा नहीं है, यह प्यार है, और प्यार कभी गलत नहीं होता। उसने मेरे गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। आज रात, उसने कहा, आज रात तुम्हें मेरे पास आना होगा, मेरे घर। तुम्हारे घर? मैं हैरान रह गया। कहां है तुम्हारा घर? उसने जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। वहां जहां कोई नहीं जाता, जहां सिर्फ अंधेरा है। मैं नहीं आ सकता, मैंने कहा। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा आया। तुम्हें आना होगा, वरना क्या? मैंने पूछा। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। और फिर अचानक मेरे पैर छूट गए। मैं गिरते गिरते बचा। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो माया नहीं थी, बस हवा में उसकी खुशबू बाकी थी। मैं तेजी से वहां से भागा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि अभी फट जाएगा। सांसें फूल रही थीं। पूरे शरीर में पसीना आ गया था। मैं सराय पहुंचा और सीधे अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से पूछा। यह सब सच है या सपना? पर मुझे पता था कि यह सपना नहीं था, यह बिल्कुल सच था। माया एक आत्मा थी, और वो मुझसे कुछ चाहती थी। शाम को दोस्त वापस आए। सबने देखा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं। राजीव ने पूछा, यार क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला। बस थोड़ा थक गया हूं। नवीन ने कहा, यार कल हम वापस जा रहे हैं, एक दिन और बस, फिर मुंबई, तब आराम कर लेना। मुंबई, घर, रीमा, सब कुछ इतना दूर लग रहा था, जैसे किसी और की जिंदगी हो। रात का खाना खाते हुए मैं चुप था। सब मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पर मेरा मन कहीं और था। माया ने कहा था कि मुझे आज रात उसके पास आना होगा, पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रात को सब सो गए, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, छत को देख रहा था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। अचानक मुझे खिड़की से आवाज आई, शेखर। मैं उठकर बैठ गया। दिल धक से रह गया। शेखर, बाहर आओ। यह माया की आवाज थी। मैंने खिड़की की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, पर आवाज बार बार आ रही थी। नहीं, मैंने मन में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पर मेरे पैर अपने आप बिस्तर से उतर गए, जैसे किसी ने मुझे खींच लिया हो। मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैं रोकना चाह रहा था खुद को, पर रुक नहीं पा रहा था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरी, आंगन में पहुंचा। वहां माया खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए। चांदनी की रोशनी में वो किसी दानवी परी की तरह लग रही थी। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं कुछ कह नहीं पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। चलो, बहुत देर हो चुकी है। और वो मुझे खींचकर ले गई, जंगल की ओर, अंधेरे की ओर। रास्ता बहुत लंबा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। चारों ओर अंधेरा था। बस माया का हाथ मेरे हाथ में था। कहां ले जा रही हो तुम मुझे? मैंने पूछा। अपने घर, उसने कहा, जहां तुम्हें होना चाहिए। काफी देर चलने के बाद हम एक जगह पर रुके। सामने एक पुराना मकान था। दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजा जीर्ण शीर्ण था, खिड़कियां टूटी हुई थीं। यह तुम्हारा घर है? मैंने पूछा।
हां, उसने कहा, यहीं मैं रहती हूं, यहीं मैं मरी थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर से एक अजीब सी गंध आई, धूप और खून की मिलीजुली गंध। हम अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था, पर थोड़ी देर में मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं। एक कमरा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर एक गोलाकार निशान था जिसके बीच में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। यह क्या है? मैंने पूछा। यह वो जगह है जहां मैं मरी थी, उसने कहा, और यह वो जगह है जहां मुझे मुक्ति मिलेगी। उसने मुझे उस गोलाकार निशान के बीच में खड़ा कर दिया। अब तुम्हें यहीं खड़े रहना होगा, उसने कहा, हिलना मत। क्यों? मैंने डरते हुए पूछा। तुम क्या करने वाली हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना बनाने वाली हूं शेखर, हमेशा के लिए। और फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज अब बदल गई थी। अब वो किसी और की आवाज लग रही थी। मैं भागना चाह रहा था, पर मेरे पैर फिर से जम गए थे। तभी मकान के दूसरे कमरे से कोई आया। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और गले में हड्डियों की माला। बहुत अच्छा माया, उसने कहा, तुमने इसे यहां ला दिया। बाबा, माया ने कहा, यह वही है जिसे मैंने चुना है। बूढ़े ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मेरी रूह तक को हिला रही थी। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाकर पूछा। मैं माया का बाबा हूं, उसने कहा, और मैं वो हूं जो तुम्हें मुक्त कर सकता है, या तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है। उसने एक बोतल निकाली। उसमें कुछ काला तरल था। पी लो, उसने कहा। नहीं, मैंने चिल्लाया, पर माया ने मेरा मुंह खोल दिया और बूढ़े ने वो तरल मेरे मुंह में डाल दिया। स्वाद बहुत ही भयानक था, जैसे जहर हो। मैं उल्टी करना चाह रहा था, पर कुछ नहीं निकला। और फिर मेरे सामने सब कुछ घूमने लगा। दीवारें घूम रही थीं, छत घूम रही थी। माया का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर पड़ा। आखिरी बात जो मैंने सुनी वो माया की हंसी थी, एक डरावनी, भयानक हंसी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पता नहीं कितने समय तक मैं बेहोश रहा। जब होश आया तो सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग में हथौड़े मारे हों। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने धुंधला सा दिख रहा था। मैं कहां था? यह कौन सी जगह थी? थोड़ी देर बाद मेरी नजर साफ हुई। मैं उसी कमरे में था, पर अब कमरे का नजारा बदल चुका था। फर्श पर हवन कुंड जल रहा था। धुएं की लपटें ऊपर उठ रही थीं। उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, न जाने किन किन चीजों की। मैंने अपने आप को देखा। मैं उसी गोलाकार निशान के बीच में बैठा हुआ था। मेरे हाथ पैर बंधे नहीं थे, पर हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने मुझे जकड़ रखा हो। अरे, हमारा मेहमान जाग गया, बूढ़े की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा। वो बूढ़ा हवन कुंड के पास बैठा था। उसके सामने कुछ किताबें खुली हुई थीं, बहुत पुरानी किताबें जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी सी दवा दी है बेटे, तुम्हें शांत रखने के लिए। मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे यहां से जाना है। जाना? बूढ़ा हंसा। अरे बेटे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? तभी माया अंदर आई। आज उसका चेहरा बदल चुका था। वो खूबसूरती अब नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे। शेखर, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। माया, मैंने कहा, यह सब क्या है? तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही शेखर, मैं मजबूर हूं। मजबूर? किस बात के लिए? उसने बूढ़े की ओर देखा। बाबा ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया है। बूढ़ा गुर्राया। चुप रहे माया, बकवास मत कर। पर माया ने उसकी परवाह नहीं की। वो मेरे पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। सुनो शेखर, उसने कहा, मैं सच में 100 साल पहले मरी थी,
पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। यह बूढ़ा, यह अघोरी है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया और अब मैं इसकी गुलाम हूं। क्या? मैं हैरान रह गया। हां, उसने कहा, यह हर साल किसी न किसी इंसान को यहां लाता है और फिर उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। अभी तक यह 79 आत्माओं को कैद कर चुका है। मेरा खून जम गया। 79 आत्माएं? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, हां बेटे, 79 आत्माएं, और तुम 80वें होगे। जब 101 आत्माएं पूरी हो जाएंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। यह पागलपन है, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं, बूढ़े ने कहा, और करूंगा भी। तुम्हारी आत्मा मेरी होगी शेखर, और तुम्हारा शरीर, वो तो बस एक खाली खोल रह जाएगा। मैं भागने की कोशिश करने लगा, पर मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। वो गोलाकार निशान, उसमें कोई शक्ति थी जो मुझे बांधे हुए थी। माया ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे माफ करो शेखर, मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मुझे बचाओ, मैंने कहा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे बचाओ। उसकी आंखों में दर्द था। मैं नहीं बचा सकती, मैं खुद बंधी हुई हूं। अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ किया तो यह मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बूढ़ा उठा और हवन कुंड के पास आया। उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ओम काल भैरवाय नमः आत्मानम समर्पयामि। मुझे अजीब महसूस होने लगा, जैसे मेरे शरीर से कुछ खिंच रहा हो। मेरी आत्मा। नहीं, मैंने चिल्लाया, यह नहीं हो सकता। बूढ़े ने मंत्र तेज कर दिए। हवन कुंड की आग बढ़ने लगी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। माया रो रही थी। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर 2 हिस्सों में बंट रहा है, एक हिस्सा जो दिखता है और एक हिस्सा जो अदृश्य है। मेरी आत्मा। मैं चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर कौन सुनता? इस सुनसान जगह पर कोई नहीं था। तभी अचानक माया उठी। उसने बूढ़े की ओर देखा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, मैं यह नहीं होने दूंगी। बूढ़ा चौंक गया। क्या कह रही है तू? मैंने बहुत किया तुम्हारे लिए, माया बोली। 69 लोगों को मैंने यहां लाया, पर अब बस, अब नहीं। उसने हवन कुंड को लात मारी। आग बिखर गई। बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया, तूने क्या किया? पागल हो गई है क्या? हां, माया चिल्लाई, मैं पागल हो गई हूं। इस शेखर ने मुझे दिखा दिया कि प्यार क्या होता है, और मैं अब इसे नहीं खोना चाहती। बूढ़े ने अपनी लाठी उठाई। तो फिर तू भी खत्म, उसने माया पर वार किया। पर माया ने लाठी को रोक लिया। तुम भूल गए हो, माया बोली। मैं भी एक आत्मा हूं और आत्माओं को मारा नहीं जा सकता। उसने लाठी छीन ली और बूढ़े को धक्का दिया। बूढ़ा गिर पड़ा। माया मेरी ओर दौड़ी। भागो शेखर, अभी भागो। मुझे लगा कि मेरे पैरों का बंधन टूट गया। मैं उठा और दरवाजे की ओर दौड़ा। रुक, बूढ़ा चिल्लाया, तू भाग नहीं सकता। पर मैं रुका नहीं। मैं बस दौड़ता रहा। दरवाजे से बाहर जंगल में पीछे से आवाजें आ रही थीं, माया और बूढ़े की लड़ाई की आवाजें। मैं रुका नहीं, बस भागता रहा। पेड़ों से टकराता, कांटों से छिलता, पर रुकता नहीं। काफी देर बाद मैं थककर एक पेड़ के नीचे रुका। सांसें फूल रही थीं, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। शायद उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। मैं वहीं बैठ गया। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। माया, मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझे बचा लिया। उसने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मुझे बचा लिया। शायद वो सच में मुझसे प्यार करती थी। पर अब उसका क्या होगा? मैं वहां कुछ देर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा और चलने लगा। मुझे सराय तक पहुंचना था। रात भर मैं जंगल में भटकता रहा। कई बार लगा कि मैं खो गया हूं, पर आखिरकार सुबह होते होते मैं गांव के पास पहुंच गया। सराय में दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे देखते ही सब दौड़े आए। यार, तू कहां था? राजीव ने पूछा। हम पागल हो गए थे तुझे ढूंढते हुए।
नवीन बोला, तेरे कपड़े देख, क्या हो गया तुझे? मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं, चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। मैं भटक गया था, मैंने कहा। जंगल में, दीपक ने कहा। चल पहले फ्रेश हो जा, फिर हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। नहीं, मैंने कहा, मुझे बस यहां से जाना है, अभी, इसी वक्त। संजय बोला, पर यार, हमने सोचा था कि आज दिन भर आराम करेंगे, कल सुबह निकलेंगे। नहीं, मैं चिल्लाया, हमें अभी निकलना होगा, अभी। सब चौंक गए। मेरी आवाज में इतनी सख्ती और डर था कि सबने मान लिया। ठीक है, राजीव ने कहा, हम निकलते हैं। 1 घंटे में हम सब तैयार हो गए, सामान पैक किया और बस में बैठ गए। जैसे ही बस चली, मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव छोटा होता जा रहा था, वो अभिशप्त गांव। और तभी मुझे दूर एक पेड़ के नीचे एक सफेद साया दिखा। माया। वो हाथ हिला रही थी, अलविदा कह रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलविदा माया, मैंने मन ही मन कहा। शुक्रिया। बस आगे बढ़ती रही। गांव पीछे छूटता गया, पर मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ। कुछ बचा हुआ था, कुछ अधूरा था, और वो अधूरापन, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। मुंबई पहुंचे तो सीधे घर गया। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। शेखर, उसने मुझे गले लगाया। तुम ठीक तो हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाए रखा। उस रात मुझे बुखार आया, बहुत तेज बुखार। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, दवा दे रहा हूं, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर मैं जानता था कि यह सिर्फ बुखार नहीं था, यह कुछ और था। माया का असर था। रात को जब मैं सो रहा था तो सपने में माया आई। शेखर, उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, तुम भाग गए, पर मैं खुश हूं कि तुम बच गए। माया, मैंने कहा, तुम्हारा क्या हुआ? बूढ़े ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे खत्म नहीं कर सका, मैं अब आजाद हूं। पर क्या? पर अब मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा, हमेशा के लिए। तुम मुझे भूल नहीं सकते शेखर, मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगी। और फिर वो गायब हो गई। मुंबई वापस आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। बाहर से तो सब कुछ सामान्य था, रोज ऑफिस जाना, शाम को घर आना, रीमा के साथ खाना खाना। पर अंदर से मैं टूट चुका था। हर रात मुझे वही सपना आता, माया का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, और वो आखिरी पल जब उसने मुझे बचाया था। रीमा ने कई बार पूछा, शेखर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बदल गए हो, कुछ बात है क्या? मैं क्या बताता उसे कि मैंने एक भूतनी से प्यार कर लिया था, कि मैंने उसे धोखा दिया था? कुछ नहीं, मैं हर बार यही कहता, बस ऑफिस का प्रेशर है। पर सच तो यह था कि मैं माया को भूल नहीं पा रहा था। उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कई बार मुझे लगता कि मैं उसे देख रहा हूं, भीड़ में, सड़क पर, ऑफिस के कॉरिडोर में। पर जब मैं पास जाता तो वो नहीं होती। 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब भूल जाओ, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। पर एक रात फिर से वही हुआ। मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मुझे किसी ने हिलाया। मैंने आंखें खोली। सामने रीमा खड़ी थी, डरी हुई। शेखर, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। माया, माया, बार बार यही नाम ले रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ नहीं। कौन है माया? रीमा ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ नहीं बोल पाया। बताओ, रीमा ने जोर से कहा। कौन है वो? कोई नहीं, मैंने झूठ बोला। बस एक सपना था। रीमा मुझसे दूर हट गई। सपना? हर रात सपना? शेखर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं रीमा, सुनो। मुझे नहीं सुनना, उसने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
वो रोती हुई बेडरूम से बाहर चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे हाथों में सिर था। मैंने क्या किया था अपनी जिंदगी के साथ। अगले दिन रीमा ने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उसने कहा, सोचने के लिए। मैं रोक नहीं पाया उसे। मैं जानता था कि मैं गलत था। रीमा के जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा। अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। और तभी एक रात फिर से वो आई। मैं बालकनी में खड़ा था, समुद्र की ओर देख रहा था। हवा ठंडी थी। शेखर, मैं चौंक गया। यह आवाज, यह माया की आवाज थी। मैंने घूमकर देखा। वो वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने आखिरी बार देखी थी। माया, मैंने हकलाते हुए कहा, तुम यहां कैसे? वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। पर यह कैसे संभव है? वो मेरे पास आई, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल में जगह दे दी शेखर। और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे सपनों में। मैं पीछे हटा। नहीं, तुम जाओ यहां से। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी वजह से। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम मुझे भगा रहे हो? हां, मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहता हूं। उसकी आंखों में दर्द आया। पर तुम मुझसे प्यार करते थे। वो गलती थी, मैं चिल्लाया। बस एक गलती। अब जाओ यहां से। माया कुछ देर मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूं, पर याद रखना शेखर, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। और वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल भारी हो रहा था। क्या मैंने सही किया? अगले कुछ दिन शांत रहे। माया नहीं आई। मैंने रीमा को फोन किया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रीमा ने सोचा, फिर बोली, अच्छा, मैं वापस आ रही हूं, पर अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने वादा किया। रीमा वापस आई। कुछ दिन सब ठीक रहा। मैंने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। माया के बारे में सोचना बंद कर दिया। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी फिर से हिला दी। ऑफिस से घर लौट रहा था। गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और तभी मैंने एक लड़की को देखा। फुटपाथ पर खड़ी थी, लंबे काले बाल, गुलाबी साड़ी। माया? पर यह कैसे हो सकता है? माया तो एक आत्मा थी। वो इस तरह सड़क पर कैसे खड़ी हो सकती है? मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। उस लड़की की ओर दौड़ा। माया, मैंने पुकारा। लड़की घूमी, पर वो माया नहीं थी, कोई और थी। जी? उसने पूछा। आप मुझे बुला रहे हैं? नहीं, नहीं, मैंने कहा। सॉरी, मैंने गलती की। मैं वापस गाड़ी में बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं पागल हो रहा था। माया को हर जगह देख रहा था। घर पहुंचा तो रीमा दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आ गए तुम, उसने कहा। कुछ अजीब था। रीमा ऐसे क्यों बोल रही थी? हां, मैंने कहा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने मुझे अंदर बुलाया। बिल्कुल ठीक हूं, आओ, खाना तैयार है। मैं अंदर गया। खाने की मेज पर खाना लगा हुआ था, पर कुछ अलग था। यह रीमा की तरह नहीं लग रहा था। खाना खाते हुए मैंने रीमा की ओर देखा। वो मुझे देख रही थी, पर उसकी आंखों में वो चमक थी, वही चमक जो माया की आंखों में थी। मेरा खाना गले में अटक गया। तुम कौन हो? मैंने पूछा। रीमा मुस्कुराई। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नहीं, मैंने कहा, तुम रीमा नहीं हो। उसकी मुस्कान बढ़ गई। तुम ठीक सोच रहे हो शेखर, मैं रीमा नहीं हूं। और फिर उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे रीमा का चेहरा गायब होने लगा और उसकी जगह आया माया का चेहरा। माया, मैं चिल्लाया। यह कैसे? मैंने कहा था ना, माया बोली।
मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। और अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूं। रीमा कहां है? मैंने डरते हुए पूछा। उसका क्या किया तुमने? वो सो रही है, माया ने कहा। उसके अंदर? मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। मैं उठकर खड़ा हो गया। यह नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूं, माया ने कहा, और कर चुकी हूं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे शेखर। तुम, मैं और तुम्हारी प्यारी रीमा, सब एक साथ। वो हंसने लगी, एक डरावनी हंसी। मैं पीछे हटा। मुझे भागना था, मुझे मदद लेनी थी। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा, पर दरवाजा बंद हो गया, खुद ब खुद। तुम कहीं नहीं जा सकते, माया ने कहा। अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैं दरवाजे को धक्का मारने लगा। खोलो यह दरवाजा, मुझे यहां से जाना है। शांत हो जाओ शेखर, माया ने कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरे साथ रहो। नहीं, मैं चिल्लाया, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक रीमा का शरीर कांपने लगा और रीमा की आवाज निकली, शेखर, बचाओ मुझे। रीमा! मैं दौड़कर उसके पास गया। रीमा, तुम ठीक हो? पर फिर से माया की आवाज आई, वो ठीक नहीं है, वो मेरे कब्जे में है। और फिर रीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। रीमा बेहोश पड़ी थी। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। रीमा! मैं उसे हिलाने लगा। आंखें खोलो, प्लीज। पर वो नहीं उठी। उसकी सांसें चल रही थीं, पर वो बेहोश थी। मैंने फोन उठाया। एम्बुलेंस को कॉल करना था, पर फोन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन काली पड़ी हुई थी। यह नहीं चलेगा, माया की आवाज गूंजी। पर अब वो दिख नहीं रही थी, सिर्फ आवाज थी। तुमने क्या किया रीमा के साथ? मैं चिल्लाया। उसे वापस लाओ। मैं वापस ला सकती हूं, माया की आवाज आई, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा, देवकुंड, बाबा के पास। मेरा दिल बैठ गया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम्हारी प्यारी रीमा हमेशा के लिए सो जाएगी, माया ने कहा। चुनाव तुम्हारा है। मैं रीमा को देखता रह गया। उसका चेहरा इतना शांत था, जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं देवकुंड गया तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, पर अगर नहीं गया तो रीमा। ठीक है, मैंने कहा, मैं चलूंगा, पर पहले रीमा को होश में लाओ। कुछ देर खामोशी रही, फिर रीमा की आंखें खुल गईं। शेखर, वो बोली। क्या हुआ? मैं यहां क्यों लेटी हूं? मैंने उसे उठाया और सोफे पर बिठाया। तुम बेहोश हो गई थी। बेहोश? वो हैरान थी। कैसे? कुछ नहीं, मैंने कहा। बस चक्कर आ गया होगा। रीमा ने मेरी ओर देखा। शेखर, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। रीमा, मुझे कुछ दिन के लिए फिर से बाहर जाना होगा। क्या? अभी तो तुम आए हो, वो बोली। मुझे जाना होगा, मैंने कहा। बहुत जरूरी है। कहां जाना है? वहीं, देवकुंड। रीमा का चेहरा सख्त हो गया। वहां क्यों? क्या छूट गया वहां? मैं झूठ नहीं बोल सकता था। रीमा, मुझे कुछ काम है वहां, बस 2-3 दिन, वापस आ जाऊंगा। रीमा ने मेरा हाथ छुड़ा लिया। जाओ, पर याद रखना, अगर इस बार भी तुम बदले हुए वापस आए तो मैं नहीं रहूंगी। उसकी बात मेरे दिल में चुभ गई, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया। दोस्तों को नहीं बताया, अकेले ही जाना था। रीमा ने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। ध्यान रखना, उसने कहा, और जल्दी वापस आना। आऊंगा, मैंने कहा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। ट्रेन में बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। मुंबई पीछे छूट रहा था और मैं फिर से उस अभिशप्त जगह की ओर जा रहा था। रात भर सफर करने के बाद मैं देवकुंड के पास वाले कस्बे में पहुंचा। वहां से बस ली। वही रास्ता, वही पहाड़, वही खतरनाक मोड़। शाम होते होते मैं देवकुंड पहुंच गया। गांव पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। सड़कों पर कोई नहीं था, दुकानें बंद थीं। मैं सराय की तरफ नहीं गया, सीधे जंगल की ओर बढ़ा।
मुझे पता था कि माया मेरा इंतजार कर रही होगी। जंगल में अंधेरा हो चुका था, पर मुझे रास्ता याद था। वही पगडंडी, वही रास्ता जो उस पुराने मकान की ओर जाता था। काफी देर चलने के बाद मैं उस मकान के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गया। वही कमरा, वही गोलाकार निशान, वही हवन कुंड, और वहां बैठा था वो बूढ़ा अपनी किताबों के साथ। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया। आ गए तुम, मुझे पता था कि तुम आओगे। मैं माया से मिलना चाहता हूं, मैंने कहा। माया? बूढ़ा हंसा। वो तो यही है, हमेशा से यही है। तभी माया अंदर आई। आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न उदासी। शेखर, उसने कहा, तुम आ गए? हां, मैंने कहा, मैं आ गया। अब रीमा को छोड़ दो। माया ने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, माया ने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगी, पर पहले तुम्हें यहां रुकना होगा। एक रात। सिर्फ एक रात? मैंने पूछा। हां, बूढ़े ने कहा, बस एक रात, और फिर तुम आजाद हो। मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहे थे, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैंने कहा। बूढ़े ने हवन कुंड में आग जलाई। धुआं उठने लगा। वही अजीब गंध फिर से आने लगी। बैठ जाओ, बूढ़े ने कहा, उस गोले के बीच में। मैंने वैसा ही किया। मैं उस गोलाकार निशान के बीच में बैठ गया। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा। माया एक तरफ खड़ी थी, मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। माया, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती थी? उसने धीरे से सिर हिलाया। हां, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मंत्र तेज होते जा रहे थे। मुझे फिर से वही अनुभव होने लगा, जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर खिंच रही हो। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं नहीं मरना चाहता। डरो मत, बूढ़े ने कहा, दर्द नहीं होगा। पर दर्द तो हो रहा था, बहुत तेज दर्द, जैसे मेरे शरीर के दो टुकड़े हो रहे हों। मैं गिर पड़ा। धरती ठंडी थी, मेरी सांसें तेज हो रही थीं। माया, मैंने आखिरी बार पुकारा, मुझे बचा लो। पर माया ने कुछ नहीं किया। वो बस खड़ी देखती रही। और फिर मुझे अजीब लगा, जैसे मैं अपने शरीर से बाहर आ गया हूं। मैंने नीचे देखा, मेरा शरीर वहीं पड़ा था, बेजान। क्या? मैं हैरान था। मैं मर गया? बूढ़ा हंसा। नहीं बेटे, तुम नहीं मरे, बस तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो गई है। उसने एक बोतल उठाई, छोटी सी शीशे की बोतल। अब तुम इसमें रहोगे, उसने कहा, हमेशा के लिए। नहीं, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। बूढ़े ने कुछ मंत्र पढ़े, और अचानक मुझे लगा कि मैं किसी चीज की ओर खिंचा जा रहा हूं। वो बोतल। मैं उस बोतल की ओर खिंचा जा रहा था। नहीं नहीं, मैं चिल्लाता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं उस बोतल के अंदर था। चारों ओर अंधेरा था, संकरी जगह थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बूढ़े ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। बहुत अच्छा, वो बोला, 80वां नंबर। उसने बोतल को एक शेल्फ पर रख दिया। वहां और भी बोतलें रखी हुई थीं, 79 बोतलें। सब में किसी ना किसी की आत्मा कैद थी। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, पर कोई सुन नहीं सकता था। माया ने बूढ़े से कहा, बाबा, अब मुझे आजाद कर दो। मैंने 80 आत्माएं ला दी। बूढ़ा हंसा। आजाद? अभी तो 21 और चाहिए। 101 पूरी होनी चाहिए। माया का चेहरा गिर गया। पर आपने वादा किया था। वादे टूटने के लिए होते हैं, बूढ़े ने कहा। अब जाओ, अगले शिकार की तलाश करो। माया मुड़ी और बाहर चली गई। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैं बोतल के अंदर से सब देख रहा था, सुन रहा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। मेरा शरीर वहीं पड़ा था, बेजान। जल्द ही वो सड़ जाएगा, और मैं हमेशा के लिए इस बोतल में कैद रहूंगा। रीमा का क्या होगा? वो मेरा इंतजार करती रहेगी, पर मैं कभी नहीं लौटूंगा। और मेरे दोस्त, मेरा परिवार,
सब सोचेंगे कि मैं कहीं खो गया या फिर मर गया, पर सच तो यह था कि मैं इस बोतल में कैद था, जिंदा पर बेबस। मैं शेखर हूं, 80वां नंबर। हां, मैं अभी भी यहां हूं, इस बोतल के अंदर। कितना समय बीत गया पता नहीं। दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया यहां, बस अंधेरा है, एक गहरा घना अंधेरा जो मेरी आत्मा को निगल रहा है। कभी कभी मुझे बाकी आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं, उनासी और आत्माएं जो मेरी तरह इन बोतलों में कैद हैं। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई प्रार्थना करता है, पर किसी की भी आवाज बाहर नहीं पहुंचती। मैं हर हफ्ते माया को देखता हूं, वो एक नया शिकार लाती है। हर बार कोई नया इंसान, कभी कोई जवान लड़का, कभी कोई बूढ़ा आदमी, कभी कोई औरत, सब अपनी अपनी कहानी लेकर आते हैं और सबका अंत एक ही होता है। इन बोतलों में अब 85 बोतलें हो गई हैं, मतलब मेरे बाद 5 और आत्माएं कैद हुई हैं। बस 16 और चाहिए बूढ़े को, 16 और फिर वो अमर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस एक बेबस आत्मा हूं इस शीशे की कैद में। कल रात माया मेरी बोतल के पास आई थी। उसने बोतल को हाथ में लिया और धीरे से कहा, शेखर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं चिल्लाया, हां, मैं सुन सकता हूं, मुझे यहां से निकालो। पर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। बोतल के अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती। माया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करो शेखर, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, पर मैं मजबूर थी। अगर मैं बाबा की बात नहीं मानती तो वो मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देता। उसने बोतल को वापस शेल्फ पर रख दिया और चली गई। मैं रो पड़ा। इस अंधेरे में, इस खालीपन में मैं बस रो सकता था। मेरा शरीर कब का नष्ट हो गया होगा। शायद बूढ़े ने उसे जला दिया होगा या फिर जंगल में फेंक दिया होगा। रीमा को क्या पता होगा, शायद वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी, या फिर उसने मान लिया होगा कि मैं मर गया। मेरे मां बाप का क्या होगा? वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। और मेरे दोस्त राजीव, नवीन, दीपक, संजय, सब सोच रहे होंगे कि मैं किसी दुर्घटना में मर गया, पर सच तो यह है कि मैं यहां हूं, जिंदा पर कैद। एक ऐसी कैद जिससे कभी छुटकारा नहीं। कभी कभी मुझे बूढ़े की आवाज सुनाई देती है। वो अपने मंत्र पढ़ता रहता है, अपनी किताबें पढ़ता रहता है, अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। और माया, वो बेचारी आत्माओं को लाती रहती है, मजबूरी में, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं। पर जानते हैं सबसे बड़ा दर्द क्या है? यह नहीं कि मैं यहां कैद हूं, यह नहीं कि मैं अपने परिवार से दूर हूं। सबसे बड़ा दर्द यह है कि मैं खुद को नहीं माफ कर पाता। मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है। मैं जानता था कि माया साधारण नहीं थी, पर मैं अपनी हवस के आगे अंधा हो गया। हवस, बस यही एक शब्द है जो मुझे यहां लाया। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक प्यारी पत्नी थी, अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, पर फिर भी मैं लालच में आ गया। एक अनजान लड़की की खूबसूरती में खो गया। और आज मैं यहां हूं, अपने किए की सजा भुगत रहा हूं। कई बार मैं सोचता हूं, अगर मैं उस दिन माया से नहीं मिलता तो, अगर मैं उस मेले में नहीं जाता तो, अगर मैं उस झरने पर नहीं जाता तो। पर अगर और काश से कुछ नहीं होता। जो हो गया वो हो गया। अब बस एक ही उम्मीद है, शायद कभी कोई आए, कोई ऐसा जो इन बोतलों को तोड़ दे, जो हम 85 आत्माओं को मुक्त कर दे। पर वो कौन होगा और कब आएगा, मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि मैं यहां हूं, हमेशा के लिए शायद। और अगर कभी कोई ये कहानी सुने तो उससे मैं बस यही कहूंगा, हवस इंसान को मिटा देती है और कुछ नहीं। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, याद रखना, खूबसूरती के पीछे अक्सर खतरा छिपा होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर तुम्हें कभी कोई ऐसी चीज मिले जो बहुत अच्छी लगे, पर अंदर से कुछ गड़बड़ लगे, तो उससे दूर रहना। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। अपनी हवस के आगे अंधे मत बनना, वरना तुम भी मेरी तरह किसी बोतल में कैद हो जाओगे, हमेशा के लिए। देवकुंड आज भी वहां है,
वो बूढ़ा आज भी वहां है, माया आज भी वहां है, और वो अभी भी शिकार ढूंढते रहते हैं। शायद तुम अगले हो, शायद तुम्हें भी वो सपनों में बुलाएगी, शायद तुम भी उसकी खूबसूरती में खो जाओगे। पर मेरी मानो, मत जाना, कभी मत जाना। अगर तुम्हें कभी किसी अनजान जगह से बुलावा आए तो सावधान रहना। अगर तुम्हें कोई अनजान लड़की या लड़का अचानक से बहुत अच्छी लगने लगे तो रुक जाना, सोचना, क्योंकि हो सकता है कि वो माया हो, या माया जैसी कोई और। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, बहुत सी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, और जब हम अपनी हवस के आगे अंधे हो जाते हैं तो वो शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। मेरी कहानी से सबक लो, अपनी जिंदगी संभालो, अपने परिवार को संभालो। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जब तुम सब कुछ खो दोगे तब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैं यहां हूं, बोतल नंबर 80 में। शेखर, एक बार मुंबई में रहने वाला एक साधारण आदमी, अब सिर्फ एक कैद आत्मा। हर हफ्ते माया एक नया शिकार लाती है, हर हफ्ते एक और बोतल भर जाती है। कल शायद 86वां नंबर आएगा, फिर 87वां, फिर 88वां, और जब 101 बोतलें भर जाएंगी तो बूढ़ा अमर हो जाएगा, और फिर हम सब यहां हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे। पर अगर किसी ने इन बोतलों को तोड़ दिया तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। शायद तब हमें शांति मिलेगी। काश कोई आए, काश कोई हमें बचाए, पर वो कौन होगा? शायद तुम। हां, तुम जो यह कहानी सुन रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो देवकुंड जाओ, उस पुराने मकान को ढूंढो, उन बोतलों को तोड़ो, और हम 85 नहीं, अब शायद और भी ज्यादा आत्माओं को मुक्त करो। पर अगर हिम्मत नहीं है तो मत जाना, क्योंकि तुम भी यहां कैद हो जाओगे। मेरी आवाज धीमी होती जा रही है। इस अंधेरे में, इस खालीपन में मैं खो रहा हूं। शायद एक दिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन था। शायद मैं सिर्फ एक आवाज रह जाऊंगा, एक खाली बेजान आवाज। पर अभी जब तक मैं याद रख सकता हूं, मैं यह कहानी सुनाता रहूंगा, ताकि और लोग बच सकें, ताकि और लोग मेरी तरह बर्बाद ना हो। याद रखना, माया की वादी अभी भी वहां है, बूढ़ा अभी भी वहां है, और वो अभी भी शिकार ढूंढ रहे हैं। मत जाना वहां, कभी मत जाना। पर क्या यह सच में समाप्त हुआ, या अभी कहानी बाकी है? शायद एक दिन कोई उन बोतलों को तोड़ेगा, शायद एक दिन शेखर और बाकी 84 आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, या शायद 101 बोतलें भर जाएंगी, और तब क्या होगा, कोई नहीं जानता। यह कहानी एक सबक है। हवस, लालच और मोह इंसान को कहां ले जा सकते हैं। हमारे पास जो है उसकी कदर करनी चाहिए। अनजान चीजों के पीछे भागते हुए हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। शेखर की तरह मत बनना। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, अपने परिवार को संभालो, और हमेशा सावधान रहो, क्योंकि इस दुनिया में कई माया हैं, कई बूढ़े हैं, और कई अभिशप्त जगहें हैं। सावधान रहो, हमेशा सावधान रहो।